Assalamualaikum dear students. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss class 7th science unit number 3 human immune system and topic number 3 pathogens causing infectious disease. वो पैथोजेंस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो छोटे छोटे जानदार जो हमारी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ काज करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम पैथोजेंस की तरफ आएंगे। दोज डिज़ीज़, वो बीमारियां विच आर काज्ड, जो कि पैदा होती हैं बाय एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि किसी इंसान के जिस्म के अंदर किसी ख़ास पैथोजन, जो कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी फंजाई पैरासाइट भी हो सकता है, तो उसके इंसानी जिस्म के अंदर दाखिले और उसके बाद उसकी बढ़ोतरी की वजह से जो उस इंसान के जिस्म के अंदर डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिज़ीज़। Infectious disease, those disease which are caused by entry and growth of pathogen in body of individuals, उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिज़ीज़। अब वो पैथोजेंस हैं कौन कौन से जो कि डिज़ीज़ काज कर सकते हैं, तो वो हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई एंड पैरासाइट्स है। आज हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और इसके बाद ये एक्शन, इनका फंक्शन कैसे होता है, काम कैसे करती हैं, और इसके बाद ये कौन कौन सी डिज़ीज़ काज कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वायरस। वायरस को देखा जाए तो ये दे आर द टाइनी पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, विच काज इन्फेक्शियस डिज़ीज़, जो कि हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है वायरस का। इसका स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो ये सेंटर में जो चीज़ मौजूद है, ये जो सेंटर में है, ये वाला पोर्शन, ये इसका डीएनए कह सकते हैं आप, या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसे कहा जाता है जीनोम। जीनोम कहा जाता है। और इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक आप कह लें कि वॉल सी होती है, दीवार सी होती है, मेम्ब्रेन सी होती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और ये कैप्सिड बनी हुई होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इस कैप्सिड के बाहर एक और भी वॉल होती है, एक और भी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग को कहा जाता है इनवेलप। क्या कहा जाता है? इनवेलप कहा जाता है। अब इसी इनवेलप के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के ये स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्पाइक्स। क्या कहा जाता है? स्पाइक्स कहा जाता है। अब ये स्पाइक्स, इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्पाइक्स क्या करती हैं? ये स्पाइक्स आइडेंटिफाई करती हैं कि होस्ट कौन सा है, किस ऑर्गेनिज़म के अंदर आपने एंटर होना है, और किस ऑर्गेनिज़म या किस सेल के साथ जाके अटैच होना है, कौन से सेल, कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में जाके आपने अटैच होना है। ये स्पाइक्स आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। स्पाइक्स आपको इस वायरस को बताती हैं कि किस होस्ट के साथ, किस सेल के साथ जाके अटैच होना है और किसके साथ अटैच नहीं होना। तो इसके स्ट्रक्चर में 3 से 4 चीज़ें ही हैं। तो सबसे सेंटर में आ जाएगा इसका जीनोम, जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। उसके बाहर एक इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी एक मेम्ब्रेन सी होती है, कवरिंग सी होती है, उसे हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके बाद आता है उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर, जिससे कहा जाता है इनवेलप। अब इस इनवेलप के बाहर बनी होती हैं स्पाइक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लगे होते हैं। ये पॉइंट्स इसको होस्ट, मेज़बान, जिसके साथ इसने अटैच होना है, उसको ये आइडेंटिफाई करती हैं स्पाइक्स, ठीक है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, एक्शन ये कैसे करती हैं? तो एक्शन में यह है कि सबसे पहले वायरस एंटर होती है सेल के अंदर,
वायरस सेल के अंदर एंटर होती है या सेल के साथ अटैच होती है। कैसे अटैच होती है? स्पाइक्स के ज़रिए, ठीक है। ये स्पाइक्स उसे अटैच करवाती हैं। उसके बाद ये वायरस उसी सेल जिसके साथ ये अटैच होते हैं उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। वो जो एनर्जी बना रहा है उसी एनर्जी को ये वायरस इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, और एनर्जी यूज़ करने के साथ साथ क्या करता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन के नतीजे में अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपनी बढ़ोतरी की तरह करता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन के बाद रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, और ज़्यादा वायरस बन, पहले अगर एक वायरस था तो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह बढ़ती जाएगी, तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है रेप्लिकेशन की। तो जैसे ही बढ़ती जाएगी तो जो नए वायरस बनेंगे वो नए वायरस भी नए मज़ीद सेल्स को क्या करेंगे, किल करते जाएंगे, मज़ीद सेल्स पर वो हमला करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत थोड़े अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रैपिडली मैनी और बहुत सारे सेल्स को ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेशन करते रहते हैं, रेप्लिकेशन से इनकी तादाद बढ़ती रहती है। तादाद बढ़ने के साथ साथ इनका एक्शन भी क्या होता चला जाता है, तेज़ होता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस स्पाइक्स की मदद से सेल के साथ अटैच होते हैं या सेल के अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद सेल की एनर्जी को ये यूज़ करते हैं और रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन के बाद जो नए वायरस बनते हैं वो वायरस मज़ीद सेल्स को इन्वेड करते हैं, किल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनकी एनर्जी को, और इस तरह थोड़े ही वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा सेल को ये डैमेज कर देते हैं। तो वो डिज़ीज़ जो इन वायरस की वजह से हो सकती हैं उनमें है सबसे पहले एड्स, कोविड-19 है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, कॉमन कोल्ड है, मीज़ल्स है। ये चंद एक डिजीज़ेज़ हैं जो कि होती हैं वायरस के एक्शन की वजह से, जब हमारी बॉडी के अंदर इनका एक स्पेसिफिक वायरस, और इस तमाम डिजीज़ेज़ के जो वायरस हैं वो भी एक स्पेसिफिक उनका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं लेकिन मेन स्ट्रक्चर इसका यही होता है, ठीक है। तो ये था वायरस, जिसके बारे में हमने देखा है कि वो टाइनी पार्टिकल होता है, उसके अंदर जीनोम होता है, कैप्सिड होता है, इन्वेलप होता है, स्पाइक्स होती हैं, और इसका मैकेनिज़्म हमने देखा। उसके बाद वो डिज़ीज़ देखी जो कि इसकी वजह से होती हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इनके सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर भी आप इन्हें कह सकते हैं। एंड प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, और हमारे माहौल के अंदर हर जगह पे आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस मौजूद है। इसलिए तो कहा जाता है कि बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर सांस के ज़रिए भी एंटर हो सकते हैं, खाना खाते हुए भी एंटर हो सकते हैं। आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, जिसको हाथ लगाया है किसी पर सिक पर्सन ने, बीमार शख्स ने, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो इसके सेंटर में ये डीएनए मटेरियल पाया जाता है। इस डीएनए मटेरियल को आप ऐसे कह लें, ये जो सेल होता है ना, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कोई ख़ास न्यूक्लियस या उसकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती, इस तरह की कोई बाउंड्री नहीं होती इसके अंदर, बल्कि क्या होता है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ होता है। अब इस डीएनए के साथ साथ एक छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सर्कुलर डीएनए, इनको कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। अब ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए हैं छोटे छोटे, ये होते हैं राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद आती है इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन, ये वाली सबसे बाहर अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन के बाद आएगा इसके पास सेल वॉल। ये जो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये वाला आ गया, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये वाला आता है सेल वॉल। क्या आती है? सेल वॉल। और लास्ट पे जो
स्ट्रक्चर बनाया गया, लास्ट पे जो लेयर बनाई गई, ये लेयर चंद बैक्टीरिया के अंदर होती है, बाकी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, इसे कहा जाता है कैप्सूल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की हिफाजत करता है बाहर से। ये इसके अंदर सर्कुलर डीएनए जो होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके बाहर दो स्ट्रक्चर हैं और एक तो ये लार्ज स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है फ्लैजेलम। ये फ्लैजेलम बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये उसे मदद देता है, ठीक है। फ्लैजेलम मूवमेंट के लिए ये हेल्प आउट करता है। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल बनाए गए हैं ये होते हैं पिल्लाई, इन्हें हम कहते हैं पिल्लाई। और इन पिल्लाई का फंक्शन क्या है, ये अपने होस्ट के साथ अटैच होने में बैक्टीरिया को मदद देते हैं। पिल्लाई क्या करते हैं, जो उस होस्ट के साथ उन्होंने अटैच होना है वहाँ पर जाकर ये पिल्लाई पहले अटैच होते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सेंटर में देखा डीएनए मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद ये प्लाज्मिड होते हैं सर्कुलर डीएनए, इनका भी एक ख़ास फंक्शन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन तैयार करते हैं। उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल और सबसे बाहर पे कैप्सूल। ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स पिल्लाई कहलाते हैं और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये फ्लैजेलम कहलाता है, जो कि मूवमेंट करवाने में मदद देता है, ठीक है। तो अब इस बैक्टीरिया से जो डिज़ीज़ काज होती है वो डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं, कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड, टीबी कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। ये एक फेफड़ों की लंग्स की बीमारी होती है। टेटनस, ये 4-5 डिजीज़ हैं, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं लेकिन ये मेन डिजीज़ हैं जो बहुत अहम भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और बदनाम ज़माना बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, मशहूर हैं। कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, ये चंद एक डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अब थर्ड नंबर पे पैथोजन, जिसे हम कहते हैं फंजाई। तो फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल जानदार होते हैं। सिंगल सेल्स और मोर सेल्स, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल मीन के यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मोर सेल्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं और ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं। आगे है कैन नॉट मेक देयर फूड, फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ऐसे जानदारों की जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और बनती है खुराक। लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो क्लोरोफिल मौजूद ना होने की वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड बॉडीज़ आर डिकेइंग मैटर, तो ये मोस्टली खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, मुर्दा जानवरों से या मुर्दा चीज़ों से, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे ये फंजाई खुराक हासिल करते हैं। 3 पॉइंट हमने देखे हैं इसके। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल और मोर सेल्स पर वो कंसिस्ट करते हैं। कैन नॉट मेक देयर फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड बॉडीज़, ये मोस्टली डेड बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं और डिकेइंग मैटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर एक ख़ास न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और इनके एक एक ख़ास फंक्शन भी होता है। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का अमल इसके अंदर होता है, इनका खुराक को आगे एनर्जी के अंदर तब्दील करना, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ मूव करवानी है तो उसके लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और गोल्जी अपरेटस जो होता है इसका भी एक ख़ास फंक्शन होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। आगे दे हैव थिक वॉल्स, इनके बाहर एक मोटी सी कवरिंग होती है सेल्स की,
मोटी सी एक कवरिंग होती है। दे हैव मैनी हाईफाई, इनके पास बहुत सारे हाईफाई यही होते हैं जो इसको अटैच होने में मदद देते हैं। रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, ये अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, छोटे छोटे दाने नुमा स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, इनसे आगे नए फंजाई बन जाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है फंजाई की, यीस्ट है, मोल्ड है, मशरूम्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फंजाई की। एंड इसकी साथ जो डिजीज़ होती हैं इन फंजाई की वजह से वो है एथलीट फुट, पाँव की जो उंगली हैं उनके अंदर ये छाले वगैरह बन जाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। जॉक, इच, रिंग वर्म, ये जो आपकी बॉडी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर से बन जाता है ना, ऐसे करके जैसे लगता है कि चीज़ जल गई है, वहाँ से जगह जल गई है, ठीक है, उसको कहा जाता है जॉक, इच या रिंग वर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी के सारी डिजीज़ उन्हीं की वजह से बनती हैं, इन फंजाई की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट पे है पैरासाइट। पैरासाइट में आता है दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव विद अदर ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड गेट हार्म, गिव हार्म, ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदारों के साथ मिल के रहते हैं और नतीजे में करते क्या हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और उनसे खुराक हासिल करने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं और नतीजे में उन्हें क्या देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स क्या करते हैं, गेट फूड, खुराक हासिल करते हैं, एंड काज डिजीज़, और उनके अंदर बीमारी फैला देते हैं। जैसे आप कह लें ये जो मॉस्कीटो है हमारी बॉडी के साथ अटैच होता है, तो हमारी बॉडी से ये लेता है ब्लड, खून को लेता है, फूड ले ली उसने, खुराक ले ली, और नतीजे में हमें डिजीज़ काज कर जाता है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, या वो मलेरिया है, या आपके पास वो क्या है माइंड में नहीं आ रहा, मलेरिया के साथ और भी डिजीज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, डेंगू वगैरह। ये डेंगू फीवर जो है वो भी इसी मॉस्किटो की वजह से होता है, डिजीज़ काज करता है। अब ये जो पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स होते हैं 2 टाइप्स के, एंडो पैरासाइट भी होते हैं और एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। ऐसे पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एंडो पैरासाइट्स, और ऐसे पैरासाइट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स, द पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एंडो पैरासाइट। जैसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में इनके खुराक की नाली के अंदर रह सकते हैं। जैसा कि है मलेरियल पैरासाइट्स, मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। टेप वर्म, जो पेट के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। राउंड वर्म्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। राउंड वर्म, स्टॉर्म एंड टेप वर्म, these are examples of endoparasites. And next is the ectoparasites. Those parasites live outside the body of host. वो पैरासाइट जो किसी जानदार के बाहर रहते हैं, किसी जानदार के जिस्म से बाहर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। जैसे टिक्स हैं, लाइसेस हैं, जुएँ वगैरह हैं, मॉस्किटोज़ हैं, मच्छर वगैरह हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा है पैथोजेंस एंड द इन्फेक्शियस डिजीज़। वो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, तो उनके हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फंक्शंस के बारे में देखा, उनके होने वाली डिजीज़ के बारे में भी हमने देख लिए। आई होप सो ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद अगर कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।